बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, यानी कुछ ग्रामर्स के, ट्रांसलेशन के और कंपोजिशन के रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं। इसके 40 रूल्स के ऊपर मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। आज हम 41 से लेकर 45 तक कुछ रूल्स आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। पहले लेते हैं रूल्स of correction of errors, यानी हम आज 41 से 45 तक सीखेंगे। रूल नंबर 41। रूल नंबर 41 में डियर स्टूडेंट्स मैं बताता हूं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि उनका इख्तिताम जुमले पर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ जुमले, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिन पे एक वर्ब पे आके वो जुमला फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इस सूरत में उस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन भी साथ लास्ट में लगाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स है वो मैं आपके वर्ड लिखता हूँ, जैसे नॉक एट। तो अगर नॉक को जुमला खत्म होगा तो नॉक एट होगा, क्योंकि नॉक एट का माना होता है दस्तक देना। इसी तरह ऑपरेट अपॉन है, यानी ऑपरेशन करना। ऑपरेट का माना वैसे चलाना होता है, लेकिन ऑपरेट अपॉन कहेंगे तो इसका माना ऑपरेशन करना होगा। नॉक एट, ऑपरेट अपॉन। इसी तरह फॉल बैक अपॉन, इसका होगा सहारा लेना। फॉल बैक अपॉन, सहारा लेना, यानी किसी का सहारा लेना। किसी पे आप जब डिपेंड करते हैं, सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉल बैक अपॉन। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जैसे सिट इन है, ऑन भी आ सकता है सिट के साथ, और कट विद है। तो इनमें से आप देखते हैं ये वर्ब्स हैं और बाकी प्रीपोजिशन है। तो इन पे जब जुमला खत्म होता है तो इनकी मुतल्लिका प्रीपोजिशन भी इनके साथ लगाना जरूरी है, उस वक्त तक जुमला करेक्ट नहीं होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड, दरवाजे पर दस्तक दी जा रही थी। अब ये जुमला इनकरेक्ट है, नॉक को जुमला खत्म हुआ है, तो हम साथ एट लगाएंगे तो जुमला करेक्ट होगा। द डोर वाज बीइंग नॉक्ड एट। इस तरह देखें, आई हैव नो नाइफ, मेरे पास कोई छुरी नहीं है, चाकू नहीं है, टू कट, काटने के लिए। अब कट में जुमले का इख्तिताम नहीं हो सकता, तो आई हैव नो नाइफ टू कट, साथ में लगाएंगे विद। इसी तरह देखें, the patient was being operated, मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेट में जुमला खत्म नहीं हो सकता, साथ में लगाएंगे अपॉन। the patient was being operated अपॉन। इस तरह देखें, do you have any chair to sit, क्या आपके पास बैठने के लिए कोई कुर्सी है? तो सिट पे वर्ब पे जुमला खत्म हो रहा है, हम इस सूरत में भी इसके मुतल्लिका प्रीपोजिशन लगाएंगे, हम सिट के साथ लगाएंगे एन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि बाज वर्ब पे जब जुमला खत्म होता है तो उसकी मुतल्लिका प्रीपोजिशन जो है वो साथ लगाना पड़ता है। जी, अब हम रूल नंबर 42 देखते हैं। रूल नंबर 42, इसके अंदर मैंने इसका नाम रखा है कि जिन जुमलों में स्किल का पहले, स्किल कहते हैं बड़े महारत को, एक्सपर्टनेस को, प्रोफिशिएंसी को। जिन जुमलों में स्किल का पहलू पाया जाए उन जुमलों में खास किस्म का एक्सप्रेशन या फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कहते हैं नो, हाउ, टू। और अगर ही, शी, इट, दिस हो प्रेजेंट फॉर्म में तो हम ऐसे लगाएंगे, यानी नो हाउ टू। और अगर वो पास्ट का सेंटेंस है तो हम लगाएंगे न्यू हाउ टू। याद रखें, इसकी ये खसूसियत है कि इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फिक्रे का जो बाकी हिस्सा है वो आता है, और जाहिर बात है ऑब्वियसली शुरू में सब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा आपको एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा कि जब किसी जुमले में स्किल का पहलू पाया जाए, महारत का पहलू पाया जाए, उन जुमलों में हम ये फॉर्म हम यूज करते हैं हाउ टू के साथ। जैसे देखिए, मैं पहले गलत फिक्र रखता हूँ, आई नो स्विमिंग, मैं तैरना जानता हूँ। ये जुमला इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तैराकी करना
वन ऑफ द स्किल्स, यानी स्किल्स में से एक स्किल है। तो हम आई नो स्विम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। अब ये करेक्ट होगा, ये जुमला आपका करेक्ट है। यानी आई नो स्विमिंग गलत है, ग्रामेटिकली आई नो हाउ टू स्विम यानी मैं तैरना जानता हूं, इंग्लिश आई नो हाउ टू स्विम है। इस तरह में कौन सा लेते हैं, शी नोज टू ड्राइव या शी नोज टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना जानती है। अब इसमें भी फर्स्ट फॉर्म तो लगा दी, लेकिन हाउ जो है वो नहीं लगाया हुआ, तो पूरा एक्सप्रेशन हम लगाएंगे शी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। ये जुमला गलत है और ये करेक्ट होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी जुमले में स्किल का वैल्यू पाया जाता है तो उन जुमलों में हम नाउ हाउ टू ये पूरा एक्सप्रेशन लगा के आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस तरह हम एक और मिसाल देते हैं, he knows to या he knows repairing a cell phone, वो सेल फोन मरम्मत करना जानता है। अब ये जुमला भी इनकरेक्ट है, इस जुमले में इन्फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, फिर वो खाली नोज इस्तेमाल किया गया है। हम करेंगे he knows how to और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी he knows how to repair a cell phone। यानी जब किसी जुमले में स्किल का पहलू पाया जाए उन जुमलों में हम नो हाउ टू का इस्तेमाल करके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे नो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, शी नोज हाउ टू बेक ब्रेड, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। तो ये नो हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 43, इस रूल का नाम मैंने रखा हुआ है इलॉजिकल कंपैरिजन। इलॉजिकल कंपैरिजन का मतलब होता है गैर मंतकी मवाजना, यानी दो मुख्तलिफ अशिया का आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, दो मुख्तलिफ अशिया का आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। इस तरह के कंपैरिजन को हम इलॉजिकल कंपैरिजन कहते हैं। हमें कंपैरिजन लॉजिक मंतक वाला कंसीव करना होता है। जैसे आप देखते हैं ये जुमला 20वें बार पेपर में आया है, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, मुल्तान की आबोहवा इज हॉटर देन लाहौर, इज हॉटर देन लाहौर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो जुमले के अंदर एक लॉजिकल कंपैरिजन पाया जा रहा है, यानी मुल्तान की आबोहवा लाहौर से ज्यादा गर्म है। वहां पे नोट कि जुमले के शुरुआती हिस्से में कंपैरिजन करने के लिए जो एजेंट इस्तेमाल किया गया, एजेंट 1, वो यूज किया गया द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान। अब मुल्तान की आबोहवा का मुवाजना खाली लाहौर से किया जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे मुल्तान की आबोहवा ली गई है तो यहाँ पे लाहौर की भी आबोहवा लेंगे, तो हम इसको यूं कंपैरिजन करेंगे द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। अब ये लॉजिकल कंपैरिजन है, ये जुमला गलत है और ये जुमला करेक्ट है। इसी तरह देखिए हम एक और मिसाल देते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ कराची, कराची की आबोहवा इज द पॉपुलेशन ऑफ कराची यानी कराची की आबादी इज लार्जर देन लाहौर। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी इलॉजिकल कंपैरिजन है, यानी यहाँ पे तो कराची की आबादी ले ली गई है और दूसरी तरफ जो कंपैरिजन सिर्फ लाहौर से हुआ है। तो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे द पॉपुलेशन ऑफ। तो यूं बेटे गैर मंतकी मवाजना जो है सेंटेंसेस में नहीं होता, आपने उसका लॉजिकल और एक मंतकी मवाजना करना होता है, यानी दो मुख्तलिफ अशिया का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। जैसे देखें हम एक और एग्जांपल देते हैं, माय शर्ट इज लूजर देन खालिद, मेरी शर्ट खालिद से ज्यादा लूज है। तो यहाँ पे मेरी शर्ट का मवाजना खालिद से कहा जा रहा है, तो अगर मेरी शर्ट है तो खालिद की भी क्या लेंगे शर्ट, तो हम कहेंगे माय शर्ट इज लूजर देन खालिद शर्ट। अब ये लॉजिकल कंपैरिजन है। तो जुमले के अंदर बड़े गैर मंतकी मवाजना नहीं होता बल्कि मंतकी मवाजना किया जाता है।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम रूल नंबर 44 सीखते हैं। इस रूल नंबर 44 का नाम है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये एडवर्ब के किस्म है जिसको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके रिलेटेड ये रूल है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से मुराद ऐसे वर्ब्स हैं जो कि किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं। जैसे ये वर्ड आपने फ्रीक्वेंटली पढ़े होंगे, ऑलवेज है, नेवर है, इसी तरह ऑफन है, सेल्डम है, यानी शाज़ नादर कभी कभी, ऑफन का माना अक्सर होता है, नेवर का माना कभी नहीं, ऑलवेज है, इसी तरह यूजली है, इसी तरह जनरली है। ये वर्ड्स होते हैं इनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो असल में इनका रूल क्या है? इनका रूल ये है कि अगर किसी जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हो, ये हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। ये अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो ये उसके बाद आते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो ये सब्जेक्ट के साथ आते हैं, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद आते हैं। ये इनका फर्क है। अब जैसे देखें, शी स्पीक्स उर्दू एट होम यूजुअली, वो आमतौर पर घर में उर्दू बोलती है। ये यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इस जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब चूंकि मौजूद नहीं है तो हम इस यूजुअली को यहाँ पे नहीं लगा सकते, बल्कि हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। लेकिन अगर किसी जुमले में यूजुअली हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा तो फिर यूजुअली उसके बाद आएगा। जैसे हम एक मिसाल ये देते हैं, आई एम एट होम यूजुअली ऑन संडे, ऑन संडे, मैं इतवार के दिन आमतौर पे घर पे ही होता हूँ। सो आई एम एट होम यूजुअली। अब यहाँ पे देखिए जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं इनमें से कोई भी है तो पहले उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो इसकी पोजीशन ये होगी। हम जैसे एक और मिसाल देते हैं, शी इज लेट ऑफन, वो अक्सर लेट होती है। अब ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गलत जगह पे लगा है, हमने इसको सही जगह पे लगाना है। तो इसकी जो पोजीशन है बेटे वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है, तो यहाँ पे यानी हम कहेंगे शी इज यूजुअली लेट ऑफन, यानी हम यूं कर सकते हैं कि हम इसको करेक्ट ध्यान रखते हैं, शी इज ऑफन लेट, वो आमतौर पर लेट होती है। इस तरह देखें, I never have met my father, मैं कभी अपने बाप को नहीं मिला। अब ये जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो फिर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के बाद आता है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे I have never met my father। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए, इन अल्फाज को जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनकी पोजीशन जुमले में सब्जेक्ट के फौरन बाद होती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हेल्पिंग वर्ब के ये बाद। अब हम रूल नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 45, इस रूल का नाम मैंने रखा है सुपरलेटिव्स, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो ऑलरेडी सुपरलेटिव्स हैं, यानी वो वर्ड्स क्या है उनकी मैं एक लिस्ट यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। जैसा मैंने सुना होगा यूनिक, यूनिक का मतलब होता है लासानी, बेनज़ीर, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसकी कोई नज़ीर ना हो, तो यूनिक। इसी तरह कंप्लीट मतलब होता है मुकम्मल, फुल का माना भी होता है मुकम्मल, इसी तरह कंप्लीट भी करता है मुकम्मल। इसी तरह आपने एक लफ्ज़ सुना होगा वर्ल्ड वाइड, आलमगीर, इस तरह का लफ्ज़ है यूनिवर्सल, आपने सुना होगा सुपेरियर, बढ़िया, सबसे आला। इस तरह गौर मजा यूनिक के साथ ही मैचलेस, लासानी, ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटे ये सुपरलेटिव्स हैं अपने जात में, ये पहले ही सुपरलेटिव्स हैं। इनसे रिलेटेड रूल क्या है? सॉरी यहाँ कंप्लीट मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे परफेक्ट, यानी कंप्लीट, फुल, परफेक्ट। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सुपरलेटिव्स हैं। इनसे रिलेटेड रूल ये है कि इनकी डिग्रीज नहीं होती, और जब इनकी डिग्रीज नहीं होती तो इनके साथ सेकंड डिग्री बनाने के लिए ईयर या मोर नहीं आता, और थर्ड डिग्री बनाने के लिए एसडी या मोस्ट नहीं आता। यानी
इनकी डिग्रीज होती ही नहीं है। जैसे हम एक मिसाल देते हैं, he gave me the fullest response, उसने मुझे पूरा रिस्पॉन्स दिया, उसने मुझे पूरा रिस्पॉन्स दिया। अब ये फुलेस्ट, ये फुल लफ्ज़ जो है ऑलरेडी सुपरलेटिव है, इसकी डिग्री नहीं बनती, हम इसको फुल करें, यानी इसकी डिग्री फुल और फुलेस्ट हम नहीं बनती। He gave me the full response. He gave me the full response. ये जितने भी वर्ड्स हैं मैंने आपको बताया बेटे, ये यूनिक है, कंप्लीट है, फुल है, परफेक्ट है, वर्ल्ड वाइड है, यूनिवर्सल है, सुपीरियर है, मैचलेस है, ये सारे वर्ड्स ही सुपरलेटिव हैं। इन सुपरलेटिव्स के साथ हम डिग्रीज नहीं बनाते, इनके साथ हम मोर या मोस्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह कौन बता देते हैं, he is the most परफेक्ट आर्टिस्ट, वो परफेक्ट आर्टिस्ट। तो ये परफेक्ट लफ्ज़ पहले ही सुपरलेटिव है, इसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। इस तरह देखें, he enjoys the most worldwide reputation, वो आलमगीर शोहरत का मालिक है, वो आलमगीर शोहरत का मालिक है। ये वर्ल्ड वाइड लफ्ज़ जो है ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है, तो लिहाजा इसकी डिग्री नहीं बनेगी, हम इसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे। ये जितने भी वर्ड्स आने बड़े इनके साथ नहीं लगाते। जैसे देखें, माई सेलफोन इज द मोस्ट सुपीरियर, इज द मोस्ट सुपीरियर टू ऑल, इज द मोस्ट सुपीरियर टू ऑल। अब ये सुपीरियर जो है ये पहले ही सुपरलेटिव वर्ड है, इससे पहले मोस्ट इस्तेमाल नहीं। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटे इनके साथ हमने मोर या मोस्ट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये वर्ड्स पहले ही अपने साथ में क्या है, सुपरलेटिव। होपफुली स्टूडेंट्स के ये 41 से 45 तक ये रूल्स जो है ग्रामर के, ट्रांसलेशन के या कंपोजिशन के, जो कि आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होंगे गलत फिक्र आपकी इसलाह।